ओके, तो पिछली दोनों क्लास में हमने चैप्टर चालू किया था सॉल्यूशन। ठीक है, एक चैप्टर आपका सॉल्यूशन है, चैप्टर नंबर 2। इसमें हमने देखा था कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं, उनके कंसंट्रेशन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यहां भी इस चैप्टर का शुरुआत यही है। ठीक है, उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था सॉल्युबिलिटी। कोई भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है, एक लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो सकती है। तो ये दोनों सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा। और यहां पे एक लॉ भी हमने पढ़ा था विच इज नोन एज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ है जिससे हम बताते हैं कि how is the solubility of a particular substance dependent on pressure। प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंडेंट है। अगर मैं बात करूंगा लिक्विड की सॉलिड में सॉल्युबिलिटी, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, सॉरी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, तो वहां पे प्रेशर का कोई रोल नहीं है क्योंकि सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड्स को आप प्रेशर अगर दोगे भी तो वो कंप्रेस नहीं होंगे। देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बट देयर इज सम इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसी पे आपका हेनरी लॉ बेस्ड है। ठीक है, तो प्रीवियस दो क्लास में हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एक्चुअली ये क्लास 11th में भी था, बट क्योंकि वो लिक्विड स्टेट हट गया था इसलिए वेपर प्रेशर आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर में पहले आप लोगों को वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझाता हूं, फिर हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस पे आएंगे। ठीक है, चलिए वेपर प्रेशर क्या होता है ध्यान से समझिएगा। वेपर प्रेशर नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कोई वेपर का प्रेशर होगा। वेपर क्या होते हैं, वेपर्स, देखो एयर अलग होता है ना, हम वाटर वेपर बोलते हैं, हम लिक्विड वाटर के जो गैसियस फॉर्म होता है उसको हम गैस नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। हम वाटर गैस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली उसका, उसको वेपर बोलने का कारण क्या है, वाटर वेपर को हम वेपर ही क्यों बोलते हैं, वाटर गैस क्यों नहीं बोलते, तो उसका रीजन क्या है कि इसका जो लिक्विड फॉर्म है ना, वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही रहता है, इसलिए अपन इसको वेपर बोलते हैं। तो इसका लिक्विड फॉर्म से ही वेपराइजेशन होता है और बनता है वाटर वेपर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर यहां पे हम जब पढ़ते हैं ना तो उसका उसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, देखो एक सेटअप से समझाता हूं मैं आप लोग को। मान लीजिए एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसके अंदर मैंने एक लिक्विड डाल के रखा हुआ है। ठीक है, एक लिक्विड है और वो लिक्विड ना वोलेटाइल लिक्विड होगा। वोलेटाइल मतलब समझते हैं क्या होता है वोलेटाइल, व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल। हाँ, नहीं, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपराइज हो सके। जैसे वाटर, यहां अगर वाटर आज मैं गिरा दूं तो कल तक वो उड़ जाएगा क्योंकि उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। तो ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपराइजेशन हो सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है, उसे हम वोलेटाइल बोलते हैं। समझ में आ रहा है अक्षिता एंड वंशिका। यस सर। तो ये जो लिक्विड है ना आपका, ये एक तरह का वोलेटाइल लिक्विड है। देखो वोलेटाइल होगा तब तो इसके वेपर बनेंगे, अगर लिक्विड वोलेटाइल नहीं होगा तो वेपर नहीं बनेंगे। जैसे पेट्रोल एक बहुत वोलेटाइल लिक्विड है, हम जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो हम तुरंत अपना वो नॉब बंद करने की कोशिश करते हैं कि अपन बोलते हैं ना पेट्रोल उड़ जाएगा। तो उड़ जाएगा मतलब क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, वेपराइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां हमने एक वोलेटाइल लिक्विड लिया, ये क्लोज कंटेनर है, और जस्ट मैंने यहां पे ना एक छोटा सा होल बना रहा हूं यहां पे मैं। वो होल बनाने का कारण क्या है, मैं वहां पे ले रहा हूं एक मैनोमीटर लगा रहा हूं। मैनोमीटर अपन इससे लगा रहे हैं टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, और मैनोमीटर में इनिशियली जो मर्क्यूरी होता है ना वो दोनों सेम लेवल पे होता है। ये आपका पूरा मर्क्यूरी फील्ड है, यहां से लेके यहां तक में दोनों सेम लेवल पे यहां पे आपका मर्क्यूरी फील्ड होता है। जब प्रेशर यहां से आएगा ना, यहां से, तब वो मर्क्यूरी के ऊपर लगेगा और ये मर्क्यूरी नीचे जाएगा और ये मर्क्यूरी आपका ऊपर जाएगा। तो हमको पता चलेगा कितना प्रेशर है। जितना ज्यादा प्रेशर करोगे ये मर्क्यूरी का हाइट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इससे तो एक यूनिट होता है ना आपका प्रेशर निकालने का, mm ऑफ Hg, सुने कभी ये यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। आप दोनों ने सुना है,
वंशिका एंड अक्षिता, जैसे एमएम ऑफ एचजी हो गया, एटीएम हो गया, पास्कल हो गया, हाँ टॉर हो गया, दीज ऑल आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। एम आई क्लियर? यस सर। तो ये एमएम ऑफ एचजी का मतलब ये कि कितना एमएम एचजी आपका राइज हुआ है, ठीक है। ओके, तो चलो वेपर प्रेशर में वापस आते हैं। तो मान लेते हैं, देखो ये आपका क्या है, एक लिक्विड है। धीरे धीरे ये लिक्विड वेपराइज होना चालू करेगा क्योंकि मैंने वोलेटाइल लिक्विड लिया है ना। तो धीरे धीरे इसके ऊपर वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये इसके वेपर्स ऊपर, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए कि येलो कलर आपका लिक्विड फेज है और रेड कलर उसका वेपर फेज है। समझ में आ रहा है क्या? देखो धीरे धीरे आपके क्या है, वेपर्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पे इतने ज्यादा वेपर्स हो जाएंगे इस लिक्विड के कि वो वेपर्स आपस में भी टकराएंगे और वॉल से भी जाके टकराएंगे। जो हमारा कंटेनर है उसकी जो वॉल है ना, उस वॉल से भी आपके वेपर्स टकराएंगे। मतलब यहां पे दो प्रोसेस होगा। पहला प्रोसेस होने वाला है आपका इवेपोरेशन जो कि चल रहा है, ठीक है। पर जब यहां पे वेपर की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है? ये साइन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अपन पढ़े हैं इस टाइप का साइन। ये साइन जो आप दोनों देख पा, क्या है ये? एक तो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम। नहीं पढ़े क्या? ये वर्ड पहली बार थोड़ा ना सुन रहे हैं अपन, इसका तो पूरा एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम, राइट। तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का मतलब क्या है? जितना रेट में इवेपोरेशन होगा उतना ही रेट में कंडेंसेशन होगा। मतलब जितने देर में एक मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके वेपर बनेगा ना, उतनी ही देर में एक वेपर कंडेंस होके लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि अब और ज्यादा वेपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पर हमको पता है इक्विलिब्रियम एक तरह का डायनामिक प्रोसेस होता है। डायनामिक का मतलब है जो चलता जा रहा है, रुके नहीं। स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, बट डायनामिक मतलब वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, अभी भी इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, बट दोनों का स्पीड सेम हो गया है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, उस मोमेंट ऑफ टाइम को हम क्या बोलेंगे? उस मोमेंट ऑफ टाइम को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड, ठीक है। मतलब अब और वेपर नहीं बढ़ेंगे और लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम नहीं होगा, ठीक है। पर प्रोसेस अभी भी दोनों चल रहा है इक्विलिब्रियम में, सेम स्पीड पे। उस समय जितना प्रेशर यहां पे क्रिएट हो रहा होगा ना, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ में आया? तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है ना, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, है ना, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा ये चीज, क्योंकि जब तक आपका प्रोसेस एक ही तरफ से चल रहा था तब तक प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जहां दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेन किए, दोनों का रेट सेम हो गया, वहां पे आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब वेपर्स नहीं बढ़ रहे हैं, वेपर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो अब प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और उसी कांस्टेंट प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं उस लिक्विड का। एम आई क्लियर? समझ में आया वेपर प्रेशर क्या होता है? अक्षिता, ये एक्चुअली आपका टॉपिक था, है ना, 11th में, बट क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ गैस के बारे में ही पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, वहीं पे चैप्टर खत्म हो गया था, बाकी का पार्ट कट हो गया था। तो वेपर प्रेशर क्या होता है वो अब आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम। जब वो वेपर आपके लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है, उस समय ये वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और क्योंकि ये लिक्विड से बना हुआ वेपर है, इसलिए अपन इसको वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, वरना गैस प्रेशर भी बोल सकते थे। गैस प्रेशर भी तो ना, हमको पता है कि गैस ऑलवेज एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। आप जिस भी कंटेनर में गैस को रखे हैं
वो गैस उसके कंटेनर की वॉल से टकरा टकरा के वो बॉम्बार्डिंग करता है और एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको अपन गैस प्रेशर बोलते हैं। तो वो प्रॉपर गैस है, हमने ऑक्सीजन फिल की हुई है तो वो तो प्रॉपर गैस है, बट ये प्रॉपर गैस थोड़ी ना है ना, ये तो इस लिक्विड का वेपर फॉर्म है जिसको वेपर प्रेशर कह रहे हैं अपन, ठीक है। तो गैस प्रेशर अलग चीज होती है और वेपर प्रेशर अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। ओके, तो अब आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया, तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब मैं बोलता हूं लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट उसका सॉल्वेंट डिसाइड करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट उसका सॉल्वेंट डिसाइड करता है। अगर आपका सॉल्यूशन लिक्विड है इसका मतलब आपका सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, ये फिक्स होता है, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में ये चीज पढ़ाई भी है, इसमें लिखा भी है एक स्लाइड में कि सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है। अगर आपका सॉल्वेंट गैसियस है तो आपका सॉल्यूशन भी गैसियस होगा, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, ठीक है। ओके, तो लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन, यहां लिखा है देखो पहले लाइन में लिखा है, लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, ठीक है। द सॉल्यूट कैन बी सॉलिड और लिक्विड और गैस, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, आप लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन भी बना सकते हो, आप सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन भी बना सकते हो, आप गैस लिक्विड का सॉल्यूशन भी बना सकते हो। सोडा इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, NaCl plus water is an example of solid in liquid solution, and water and alcohol is an example of liquid in liquid solution। समझ में आया? तो सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ए सॉलिड, इट कैन बी ए लिक्विड, इट कैन बी ए गैस, बट अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन बोल दिया तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए, लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, अभी हमने बात की थी कि हम जो भी सॉल्वेंट लिक्विड लेंगे वो वोलेटाइल नेचर का होगा, तभी तो उसके वेपर बनेंगे, अदरवाइज वो इवेपोरेट ही नहीं होगा, तो वेपर कहां से बनेंगे, तो कहां से वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है। द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल, सॉल्यूट हो सकता है वोलेटाइल हो सकता है वोलेटाइल ना हो सकता है अगर मैंने लिक्विड लिया है, अगर मेरा सॉल्यूट लिक्विड है तो वो भी वोलेटाइल होगा क्योंकि जनरली लिक्विड्स वोलेटाइल होते हैं, बट अगर मैंने सॉलिड सॉल्यूट लिया है तो वो वोलेटाइल नहीं होगा। जैसे नमक, अगर हमने पानी में नमक मिला दिया तो जब भी आप उसको इवेपोरेट करते हो सिर्फ पानी इवेपोरेट होता है, ध्यान देना, नमक तो वहीं पे चिपक जाता है ग्लास में। अगर आपने एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक घोला और उसको छोड़ दिया, कुछ देर बाद कुछ दिन बाद देखेंगे तो पानी कम हो जाएगा बट सॉल्ट चिपका रहेगा आजू बाजू, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट वाज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट वाज नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो इससे लिखा है कि लिक्विड सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा, सॉल्यूट में और मे नॉट बी वोलेटाइल, ठीक है। हम यहां पे दो टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, एक लिक्विड इन लिक्विड वाला और एक सॉलिड इन लिक्विड वाला, दोनों का वेपर प्रेशर का स्टडी करना है हमें कि अगर मैंने एक लिक्विड में ही लिक्विड सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, और अगर मैंने एक लिक्विड में सॉलिड सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर क्या होगा। समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर है आप दोनों को? यस ओके, तो पहले बात करेंगे हम लिक्विड लिक्विड की, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड है, एक सॉल्यूट होगा वो भी लिक्विड है, तो टोटल दो दो कंपोनेंट हो गए ना। तो बाइनरी वर्ड का मतलब ही टू होता है ना, बाइनरी वर्ड केम फॉर टू थिंग, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, दोनों वोलेटाइल है तो दोनों के वेपर बनेंगे, हाँ या ना? ऐसा थोड़ी ना कि एक दो वोलेटाइल है तो एक ही का वेपर बन रहा है दूसरे का नहीं बन रहा है, दोनों के वेपर बन के ऊपर जाएंगे। जो कंटेनर अपन पीछे लिए थे ना, इस कंटेनर में मैंने अभी सिर्फ एक ही लिक्विड लिया है, अब हम लिक्विड इन लिक्विड ले रहे हैं, मतलब यहां पे दो टाइप का लिक्विड होगा, एक होगा लिक्विड 1, एक होगा लिक्विड 2, और वेपर्स भी दोनों के ऊपर रहेंगे, लिक्विड फॉर्म भी दोनों का नीचे रहेगा। समझ रहे हो? ओके, तो दोनों को नाम दे दिए, एक को 1 बोल दिया, एक को हमने 2 बोल दिया, डिनोटिंग द टू कंपोनेंट एज 1 and 2 व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल। जैसे पहले पीछे लिया ना, क्लोज्ड वेसल लेने का कारण क्या है? एग्जैक्टली
अगर आपने ओपन वेसल लिया तो वेपर उड़ जाएंगे, फिर क्या मतलब दिया, आप तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट हम क्लोज्ड वेसल में करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो हमने दोनों लिक्विड को क्लोज्ड वेसल में ले लिया, बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट, क्योंकि हमने दोनों को ही वोलेटाइल लिया हुआ है, तो दोनों इवेपोरेट करेंगे, एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज, जो पीछे हो रहा था। बस फर्क इतना है, वहां मैंने आपको एक लिक्विड के बारे में समझाया, यहां हमने लिक्विड इन लिक्विड दो लिक्विड का सॉल्यूशन लिया है, तो दोनों के ही वेपर्स निकलेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा, इवेंचुअली, यहां लिखा है ना, इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश्ड, कुछ समय के बाद वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। उस समय जो प्रेशर रीडिंग होगी वो होगा टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, जिसको हम पी टोटल से डिनोट कर रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ पार्ट लिक्विड 1 का है और कुछ पार्ट लिक्विड 2 के वेपर्स के कारण है, इसलिए टोटल वेपर प्रेशर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल, जो हमको अपने मैनोमीटर से दिख जाएगा। मैनोमीटर जो रीडिंग शो कर रहा होगा वो P1 या P2 नहीं होगा, वो क्या होगा, P टोटल होगा, टोटल वेपर प्रेशर। एंड P1 P2 को हम कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ले लेते हैं। let P1 be the vapor pressure of component 1 and P2 be the vapor pressure of component 2, बट इनको हम सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, अब हमको इसके आगे एक वर्ड लगाएंगे पार्शियल। क्यों पार्शियल, क्योंकि इसका प्रेशर अकेला पूरा प्रेशर थोड़ी ना है, ये इस टोटल का एक पार्ट है, ये भी इस टोटल का एक पार्ट है, इसलिए पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म अपन यूज कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है सबको? देखिए एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए क्या लिखा है और क्यों लिखा है। आगे बढ़ू, आप ऐसा बोल सकते हो, आपने अच्छा एक लॉ तो हमने पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, नाम तो सुने होंगे, मैं छोटा सा बता देता हूं क्या पढ़े थे अपन यहां पे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके कंटेनर में दो गैस है, गैस 1 गैस 2, तो टोटल प्रेशर तो दोनों का मिला के होगा, तो वो अपन पी टोटल बोल देंगे, पी टोटल। दिस पी टोटल विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 एंड गैस 2। ये आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था। अगर आपको इंडिविजुअली प्रेशर निकालना है तो P1 अगर आपको निकालना है तो आप P टोटल को मल्टीप्लाई करते थे X1 से, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 से, ये भी पढ़े अपन, ठीक है। और अगर आप मुझे सिर्फ 2 निकालना है तो टोटल में से मैं मल्टीप्लाई करूंगा X2 को। याद आ रहा है अक्षिता एंड वंशिका? ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था जो अपन चैप्टर 5 में पढ़े थे, क्योंकि गैस का तो हमने चीज पढ़ा है ना, तो गैस में ही ये सबसे आखिरी लॉ था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमने स्टार्ट किया था बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से, गै-लुसैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, फिर ये आया था। उसके पहले आइडियल गैस इक्वेशन भी था, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और फिर ये आया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, और पार्शियल प्रेशर्स अगर आपको निकालना है कि एक गैस का कितना है, दूसरे गैस का कितना है इंडिविजुअली, तो आप टोटल में से उसका फ्रैक्शन निकाल लो। X1 क्या होता है? X1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, यानी कि N1 अपॉन N1 प्लस N2, ऐसे निकालते थे अपन मोल फ्रैक्शन। और X2 निकालना है तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर है? ओके, चलिए। तो इसलिए ये मैं आज ये बताने का कारण ये था क्योंकि अभी हम आगे जब ऐड करेंगे ना तो आपको पार्शियल वो वाला लॉ वापस यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, इसलिए मैं आपको पहले ये चीज बता दिया, ठीक है। ओके, तो ये वाला पैराग्राफ हमारा हो गया था। तो दीज पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शंस x1 एंड x2 ऑफ द टू कंपोनेंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब आपके पार्शियल प्रेशर्स अपने ही मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड रहेंगे। जो भी अपन पीछे रिलेशनशिप है ना, P1 इज इक्वल्स टू X1 इंटू पी टोटल, P2 इज इक्वल्स टू X2 इंटू पी टोटल, ठीक है। ओके, हालांकि यहां पे वो रिलेशनशिप क्या होता है उसको हम कहते हैं राउल्स लॉ। रिलेशनशिप क्या है? राउल्स लॉ, जहां पे प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1
is directly proportional to its mole fraction. इसका क्या मतलब हुआ ध्यान से समझना। मान लो मैंने पहले लिक्विड को 800 ml लिया और दूसरे लिक्विड को 200 ml ही लिया। अब पहला वाला ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसके वेपर्स भी ज्यादा निकलेंगे, और दूसरा वाला कम है तो उसके वेपर्स भी कम निकलने वाले हैं। तो ये वही मतलब है। मान लो कंपोनेंट 1 का मैंने 800 ml लिया था, कंपोनेंट 1 मैंने 800 ml लिक्विड लिया था, तो उसके कारण प्रेशर भी ज्यादा होगा क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा है। वो लिक्विड ही मैंने ज्यादा लिया तो ऑब्वियसली उसके कंपोनेंट वेपराइज होकर ज्यादा ऊपर आएंगे 2 से, 2 मैंने कम लिया है। तो ये आपका राउल्स लॉ होता है। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर दैट इज P1 of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. लिक्विड आपने कितना लिया है उस पे डिपेंड करेगा कि उस लिक्विड का वेपर कितना बनेगा। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है ये लॉ का एक्सप्रेशन? अक्षिता एंड वंशिका? यस सर। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ऐसा हम दूसरे के लिए भी तो लिख सकते हैं ना, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। देखो ये भी लिख सकते हैं, राइट? अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका नाम है P1 नॉट। क्या लिखा हुआ है? P1 नीचे है और O ऊपर है। अब इसका क्या मतलब होता है देखना। P1 नॉट का मतलब होता है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का मतलब क्या है? जब मैं सिर्फ लिक्विड 1 ही लूंगा अकेले, जैसे मैंने आप लोगों को जो वेपर प्रेशर समझाया वहां पे मैंने एक ही लिक्विड लिया था, तो अगर मैं 1 को अकेले लूंगा तो उसका क्या वेपर प्रेशर आएगा, वो ये होता है। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब तो देखो हमने सॉल्यूशन बना दिया तो वो प्योर कंपोनेंट नहीं रहा, वो सॉल्यूशन बन चुका है, वो मिक्सचर बन चुका है लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का। तो उसके लिए पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे अपन P1 को, और P1 नॉट क्या होगा? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जब आप लिक्विड 1 को अकेले लोगे तो क्या प्रेशर आएगा, क्या वेपर प्रेशर आएगा, उसको हम P1 नॉट बोलते हैं। ठीक है? वैसे ही P2 के लिए एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो P2 नॉट आ जाएगा। जब P2 वाले लिक्विड को अकेले लूंगा मैं तो उसका क्या प्रेशर आएगा, क्या वेपर प्रेशर आएगा, उसको बोलते हैं अपन P2 नॉट। जाहिर सी बात है ये ज्यादा आएगा क्योंकि उस समय सिर्फ वो अकेला प्रेजेंट है। प्योर कंपोनेंट का मतलब क्या है? उस बीकर में उसका अकेले का राज है, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे वेपर्स उसी के होंगे, तो पूरा का पूरा प्रेशर उसी के कारण होगा। बट यहां पे तो मिक्सिंग हो चुकी है, एक लिक्विड मैंने ज्यादा लिया है, एक लिक्विड मैंने कम लिया है। जो लिक्विड मैंने ज्यादा लिया है उसके वेपर्स ज्यादा जाएंगे ऊपर, और जो लिक्विड मैंने कम लिया है उसके वेपर्स कम जाएंगे। वही तो मतलब है। P1 मान लो ये आपका लिक्विड 1 है जो मैंने ज्यादा लिया है, ये लिक्विड 2 है जो मैंने कम लिया है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मोल फ्रैक्शन कम है, तो जाहिर सी बात है इसका वेपर प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1, P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट X2। ये आपका दोनों का अलग अलग पार्शियल वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन होगा। हमको पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर पार्शियल प्रेशर, टोटल इज इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ। ऐसा होता है, टोटल इज इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ। यहां वही लिखा है, देखो ये पूरा पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है। According to Dalton's law of partial pressure, the total pressure P total over the solution phase in the container will be the sum of partial pressure of the components of the solution and is given as P total is equals to P1 plus P2। दोनों की वैल्यू पुट कर दी अपन। P1 की वैल्यू हो गई P1 नॉट X1, P2 की वैल्यू हो गई P2 नॉट X2। क्लियर है यहां तक? नाउ X1 को आप 1 माइनस X2 भी लिख सकते हो क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है और उनका सम 1 होता है। मतलब मान लो अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, इसका मोल फ्रैक्शन इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 है। इसका जब मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो X1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 होगा, और जब इसका मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो X2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा। आप ऐड करो दोनों को, X1 प्लस X2 दैट विल बी 1।
x1 प्लस x2 विल बी 1, तो मैं x1 की जगह 1 माइनस x2 भी लिख सकता हूं। क्लियर है ये सबको? ये वाला स्टेप कैसे हमने x1 की जगह 1 माइनस x2 लिख दिया है। ठीक है अक्षिता, वंशिका? यस सर। ओके, तो ये वाला क्लियर हो गया। P2 नॉट x2 को कुछ नहीं कर रहा हूं, वो वैसा का वैसा ही है। फिर ये मैं एक्सपैंड करूंगा, P1 नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 नॉट माइनस x2 P1 नॉट आएगा, और यहां पे आपका P2 नॉट x2 है, दोनों में x2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा? P2 नॉट माइनस P1 नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल वेपर प्रेशर। कुछ बोल रहे हो कोई? ओके, ये ग्राफ है आपका राउल्स लॉ का। ग्राफिकली आप राउल्स लॉ को ऐसे बनाओगे, कैसे? देखो ये क्या हो रहा है यहां पे, देखो दो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, दोनों डॉटेड बनी है, एक यहां से स्टार्ट हुई है और एक यहां पे गई है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक यहां से स्टार्ट हुई है यहां तक गई है, दूसरी यहां से स्टार्ट हुई है और यहां तक गई है। देख रहे हो? दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हमारे दोनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है। हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता था? y इज इक्वल्स टू mx, पता है ये? अब हमारा दोनों इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है? P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1 एंड P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट x2। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने ना एक ही ग्राफ में दोनों के लिए प्लॉटिंग की है। देखो क्या किया अपन ने, पहले ये लाइन को ध्यान से देखना, ये आपकी P2 की लाइन है। P2 की लाइन में अगर मैं x2 को 0 डालता हूं, ध्यान से देखना, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं x2 को 0 डालूंगा तो P2 का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया इस लाइन का। ठीक है, अब अगर मैं x2 की जगह 1 डाल दूं, यानी कि प्योर कंपोनेंट, मैंने x1 लिया ही नहीं है, लिक्विड 1 मैंने लिया ही नहीं, तब तो x2 को 1 डाल रहा हूं ना, तो x2 अगर मैं 1 डालता हूं तो P2 की वैल्यू क्या आएगी? P2 नॉट, P2 नॉट है ना, P2 नॉट इंटू x2 यानी कि 1, तो P2 नॉट इज इक्वल टू P2 आएगा। तो देखो यहां पे अगला क्या आया, x2 की वैल्यू जब 1 किया अपन ने, x1 की वैल्यू को 0 किया, तो आपका वैल्यू क्या दिख रहा है? P2 नॉट। ये लाइन समझ में आ रही है? अब ऐसे ही P1 की लाइन को भी आप जब ड्रॉ करोगे तो पहले आप x1 की वैल्यू 0 पुट करो तो ये पॉइंट आएगा, और फिर आप x1 की वैल्यू 1 पुट करो तो ये पॉइंट आएगा। समझ रहे हो? एवरीवन क्लियर हो रहा है ये ग्राफ? हाँ अक्षिता, क्लियर है ग्राफ? फिर से समझना, पहले मैं P2 की लाइन बनाऊंगा तो P2 के लिए मैं 2 पॉइंट पुट करूंगा, एक बार मैं x2 को 0 पुट करूंगा और एक बार मैं x2 को 1 पुट करूंगा। जब मैं x2 को 0 पुट करता हूं तो P2 की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए पहला पॉइंट आपको यहां दिख रहा है, और जब मैं x2 की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आपका वैल्यू ये P2 नॉट आएगा। ठीक है, बाकी बीच में चलता रहेगा, तो जब आप सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, दिस विल बी द लाइन ऑफ P2, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, वैसे ही P1 के लिए भी हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार x1 को 0 पुट करके ये पॉइंट मिलेगा, और एक बार x1 को 1 पुट करके हमें ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये जो दो डॉटेड लाइन दिख रही है ये आपका दोनों का लाइन हो गया, और ये जो दोनों को जोड़े हैं ना हमने ऊपर से, ये आपका P टोटल का लाइन है, P1 प्लस P2। समझ गए? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। किसके किसके बीच में ग्राफ है? वेपर प्रेशर आपका वाई एक्सिस में है और मोल फ्रैक्शन आपका एक्स एक्सिस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेपर फेज। अभी तक जो अपन बात कर रहे थे ना, वो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, वो भी किसके? लिक्विड फेज की। जो मेरा x1 था ना और जो x2 था वो क्या था? दीज आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ दोज लिक्विड्स। x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2। तो ये तो हमने लिक्विड फेज की बात की, ये दोनों आपके किस चीज के लिए हैं? लिक्विड फेज के लिए है। ठीक है, वेपर फेज में क्या होगा? क्योंकि ऊपर तो वेपर है, इसी x1 में से कुछ पार्ट वेपर बन के ऊपर चला गया है, इसी x2 में से कुछ पार्ट वेपर बन के ऊपर चला गया है। तो composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressures of the component.
ऊपर कितना कंपोनेंट 1 का है, कितने वेपर्स 2 के हैं, वो भी हम बता सकते हैं उनके मोल फ्रैक्शन से। तो y1 y2 अपन मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं आपके गैसियस कंपोनेंट, क्योंकि x1 x2 तो ऑलरेडी अपन नाम दे चुके हैं। हालांकि मोल फ्रैक्शन को अपन x से ही डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शंस आर डिनोटेड बाय x ओनली, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने x को यूज किया है लिक्विड फेज के लिए, x को हमने यूज किया है लिक्विड फेज के लिए, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन ने y सिंबल यूज कर लिया है फॉर वेपर फेज। ऊपर कितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड वन वाले वेपर का है y1, और कितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड 2 वाले वेपर का है वो y2। So if y1 and y2 are the mole fractions of component 1 and 2 respectively in the vapor phase, then using Dalton's law of partial pressure हम दोनों का अलग अलग प्रेशर निकाल सकते हैं, y1 into p total, p2 is equals to y2 into p total। क्योंकि देखो हमको निकालना तो ओवरऑल प्रेशर ऑफ, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 है या वेपर 1, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर 2, और ये हमारा डाल्टन लॉ में अभी तो आपने देखी ना, टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन, टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना, डाल्टन लॉ आ गया इसके पहले, ये दिस इज, ये आपका गैस 1 का प्रेशर P1 मोल फ्रैक्शन x1, गैस 2 का प्रेशर P2 मोल फ्रैक्शन x2, टोटल प्रेशर P टोटल। तो यहां पे बस अंतर देखो x1 x2, क्योंकि यहां पे गैस ही था बस, बट क्योंकि वहां पे लिक्विड भी है वेपर भी है, लिक्विड के लिए अपन x यूज कर रहे हैं तो वेपर के लिए हम y यूज कर रहे हैं, बस दैट्स इट, बाकी कंसेप्ट वही है। ठीक है, क्लियर है सभी को वेपर फेज वाला? Yes, sir. ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसको रीड करो, क्वेश्चन को, रीडेबल है, ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है? हाँ, No, sir. ओके, रीड करिए उसको। क्या क्या दिया हुआ है देखो आप लोग ना, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये एक लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड है ये भी, एंड डाइक्लोरोमीथेन CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म होता है, एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ये दो लिक्विड अपन ने लिया है एट 298 केल्विन। इनका वेपर प्रेशर क्या है? 200 mmHg एंड 415 mmHg। ठीक है, दोनों का ये जो दिया ना, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, अलग अलग का। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 298 केल्विन इज 200 mmHg एंड उसका 415 mmHg। ठीक है, आगे पढ़िए। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम आपने क्लोरोफॉर्म लिया है, 25.5 ग्राम आपने क्लोरोफॉर्म लिया, और 40 ग्राम आपने डाइक्लोरोमीथेन लिया 298 केल्विन में। तो आपको पहले टोटल वेपर प्रेशर बताना है, पहला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आप दोनों को समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, तो हमारा पी टोटल का फॉर्मूला क्या है, याद करो, पी टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, यही था। Yes. जहां हमने इसको 1 माइनस x2 किया, याद है वो 3 स्टेप है ना, फिर हमने कॉमन लिया, तो वो आपका फिर फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन रहा था? P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी को समझ में आ रहा है? इसको ले लेते हैं अपन कंपोनेंट 1, इसको ले लेते हैं कंपोनेंट 2, क्योंकि 1 2 अपन बोल रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से आपका P1 नॉट गिवन है 200 mmHg। ठीक है, और P2 नॉट क्वेश्चन में गिवन है 415 mmHg। अब बताओ इस एक्सप्रेशन में क्या अननोन है? x2।
X2 क्या है? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट दिस। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? X2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2। तो मुझे पहले दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों को मास गिवन है मुझे, दोनों का पहले अपन नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। पहले अपन CH Cl3 का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो पहले देखो यहां पे मैं करके दिखाता हूं, ठीक है आपको। यहां पे इस तरफ CH Cl3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12, इसका 113 और 35.5 इंटू 3 करना है अपन को ना। तो 12 प्लस 1 13 105 आप इसका बता रहे हो ना। 35.5 इंटू वो 105 होगा ना, फिर 105 106 106.5 ऐसा होगा। आपने 35 इंटू 3 किया 105 हुआ ना वो, ठीक है। बाकी 1.5 और, तो ये कितना हो जाएगा? 119.5 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलर मास है CHCl3 का। और CH2Cl2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? ये आपका 12 13 14 और ये आपका 71 और 14 कितना हो जाएगा आपका? 85 ग्राम पर मोल। ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, है ना। ये आपका कंपोनेंट 2 है, ये आपका कंपोनेंट 1 है। तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 ग्राम हमने लिया है, तो 40 अपॉन 119.5 होगा। एक सेकेंड, 40 तो इसका मास है ना, सॉरी एक मिनट, 85 है ना। और N1 क्या होगा अपना? N1 इसके लिए 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5। समझ में आ रहा है? अक्षिता, वंशिका, क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 0.417 आएगा। मोल, ठीक है। और ये आएगा आपका 0.213 मोल। सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। इन दोनों को यहां पुट करेंगे तो X2 आ जाएगा। X2 तो चाहिए था ना अपन को ये निकालने के लिए, बाकी सब चीजें तो क्वेश्चन में नोन है, बस X2 तो चाहिए था। तो X2 अपन यहां पे फॉर्मूले पुट करके X2 निकालेंगे। X2 मतलब CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, which will come out to be 0.688। अब X1 निकालने के लिए वापस ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस कर देना। X1 कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 0.688 जो कि आएगा 0.312। क्लियर है ये? अब ये वैल्यू को आप ऊपर पुट कर दीजिए तो आपको P टोटल निकल जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? P1 नॉट आपका 200 हो जाएगा, फिर प्लस 450 माइनस 200 इंटू 0.688। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट? पहला पार्ट ये अभी निकाले अपन। पहला पार्ट क्या था आपका? टोटल या कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस हाँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये इसका आंसर आ रहा है बेसिकली 347.9 mmHg। ये आपका आंसर है, ठीक है। दिस इज द आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोला है पूछो, देखो। मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, वो Y1 Y2 है ना। वेपर फेज वाला मोल फ्रैक्शन क्या था? Y1 एंड Y2। याद आ रहा है क्या? देखो, ये तो पीछे अपन देखे थे ना, Y1 Y2 के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे। सॉरी, अपना टोटल प्रेशर कितना हो गया? देखो, आप दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हो, प्रेशर ऑफ CH2Cl2 एंड प्रेशर ऑफ
FTHCl3, दोनों का प्रेशर आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसका मोल फ्रैक्शन कितना निकला था? 0.688 और इसका मोल फ्रैक्शन 0.312, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, एक्चुअली ये तो उसका वो है राउल्स लॉ, P इज इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू x1, या अगर आप इसको 2 बोले हो तो x2 इंटू इट्स कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट वाला। इसका क्या दिया हुआ था? 415 और इसका दिया हुआ है 200, ठीक है। इससे दोनों का आपका पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका 285.5 और ये आएगा 62.4 mmHg mmHg। तो अपन ने दोनों का अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। अब मेरा फॉर्मूला क्या था y1 का? y1 इज इक्वल्स टू, एक्चुअली फॉर्मूला हमने P1 P2 के लिए पढ़ा है, देखो ऐसा, सॉरी, P1 P2 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? देखो P1 अगर आपको निकालना है तो हम y1 इंटू P टोटल करेंगे, राइट। और अगर मुझे P2 निकालना है तो मैं y2 इंटू P टोटल करूंगा। तो मेरे पास P टोटल भी है, मैंने P1 P2 ऊपर से निकाल लिया राउल्स लॉ को यूज करके। ये क्या किया अपन ने? वी हैव यूज राउल्स लॉ। समझ में आ रहा है? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पता होता ना तो मैं इस चीज की वैल्यू में यहां फॉर्मूले से भी निकाल सकता था, दोनों का मतलब वही देता, समझ रहे हो। बट क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन ही पूछा है तो मैं पार्शियल प्रेशर्स इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए मैंने राउल्स लॉ को यूज किया पार्शियल प्रेशर्स निकालने के लिए। अब मेरे पास पार्शियल प्रेशर्स है, टोटल प्रेशर भी है, जो पीछे अपन निकाले कितना 300 कितना आ रहा था? 347.9 आ रहा था ना, 347.9 ये टोटल प्रेशर था। तो इसको यूज करके हम P टोटल हो जाएगा आपका 347.9, 347.9। इसको डिवाइड कर दो P1 से, ये आपका P1 है ना, इसमें P1 P2 क्या था अपना, जो इसको अपन 2 कंपोनेंट लिए थे ना, दिस वाज कंपोनेंट 2 एंड दिस वाज कंपोनेंट 1। तो ऐसे अपन दोनों का अलग अलग y1 y2 निकाल लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? वंशिका एंड अक्षिता, क्वेश्चन? यस सर। है ना, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल ही, आप एक बार और देख सकते हो जाके, ठीक है। पर याद रखना ये y1 y2 भी मोल फ्रैक्शन ही है, बट वो वेपर फेस का है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। सेकंड अपन क्या बोले थे? सॉलिड लिक्विड। अगर मैं एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालता हूं, लिक्विड तो दोनों वोलेटाइल थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दोनों के वेपर्स बने, है ना, वेपर प्रेशर भी दोनों के कारण हुआ। बट अब क्या होगा? आपका सॉलिड नॉन वोलेटाइल है और लिक्विड वोलेटाइल है, तो अब वेपर्स किसके जाएंगे? लिक्विड के, क्योंकि सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल है। तो इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। अगर मैं एक प्योर लिक्विड लेता हूं तो सरफेस में पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ही होंगे। अगर एक लिक्विड ले रहा हूं मैं, उसके अंदर कुछ नहीं डाल रहा हूं मैं, तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ही होंगे। बट इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, अगर मैंने नमक डाल दिया या मैंने शक्कर डाल दिया, इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट टू गिव अ सॉल्यूशन, the vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone। इसका क्या मतलब हुआ? अब जो वेपर प्रेशर आपका आएगा मेजरमेंट, वो सिर्फ सॉल्वेंट के कारण ही आएगा, क्योंकि सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल है। ये है इस लाइन का मतलब। फिर से देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि अल्टीमेटली वो सॉल्यूशन बन चुका है। अब पहले वो प्योर लिक्विड था, उसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वो सॉल्यूशन बन गया। तो वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का है। पर वो किसके कारण है? पूरा का पूरा सॉल्वेंट के कारण है, क्योंकि हमारा सॉलिड सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एट द सेम टेम्परेचर। इस लाइन का मतलब अभी आपको समझ में आएगा, एक डायग्राम दिखाऊंगा उसके बाद। देखो, ये था मेरा प्योर सॉल्वेंट, पानी समझ लो, वाटर है ये। तो वाटर के वेपर्स जा रहे हैं ऊपर, तो आपको ये जो ऊपर वेपर्स दिख रहे हैं ये वाटर के वेपर है, ये आपका प्योर वाटर है, ठीक है। अब मैंने इस प्योर वाटर में डाल दिया 1 चम्मच नमक, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है।
तो अब आपको यहाँ पे दो टाइप के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, एक कुछ सरफेस में कुछ मॉलिक्यूल्स ग्रीन वाले हैं जो कि आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के हैं सरफेस में, पर्पल वाले। यहां पे पूरा का पूरा सरफेस में पर्पल मॉलिक्यूल थे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे, आराम से ऊपर जा पा रहे थे। बट यहां क्या हुआ, कुछ जगह सरफेस में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने ले ली, जो कि खुद तो जा नहीं रहा है, इसको भी नहीं जाने दे रहा है, जगह रोक के रख लिया है, एक तरह का बैरिकेड बना के रख लिया है। समझ रहे हो? तो अब क्या होगा, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, इसमें आपके मॉलिक्यूल्स 3 3 6 2 8 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, और उसी टेम्परेचर पे इसके सिर्फ 4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। तो जितने मॉलिक्यूल कम होंगे प्रेशर उतना कम हो जाएगा। यहां पे आप लगा दो एक मैनोमीटर दोनों जगह पे, आपको यहां का प्रेशर ज्यादा दिखेगा, यहां का प्रेशर कम दिखेगा। यही इस लाइन में लिखा है, रीड करो अगेन ये पैराग्राफ। दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट वाला बीकर, is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature. लेफ्ट वाला बीकर, रिलेट कर पा रहे हो? लेफ्ट वाले बीकर में प्योर सॉल्वेंट था, इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि उसके सरफेस में सिर्फ सॉल्वेंट ही है। देखो, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस में से ही मॉलिक्यूल्स लिक्विड वाले वेपर बन के ऊपर जाते हैं। अब अगर सरफेस में कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो लिक्विड को दबा दिया है, उसको जाने नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जा पाएंगे, वेपराइज नहीं हो पाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके वेपर्स आपको ऊपर कम दिखेंगे। ये सिचुएशन क्रिएट होगी। मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। क्यों होगा? बिकॉज वी हैव एडेड एन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। समझ में आया? आप दोनों को आया समझ में, वंशिका एंड अक्षिता? यस सर। तो लो, इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब कम हो जाना। किसका कम होना? वेपर प्रेशर कम होना। इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ, अब उसका रीजन लिखा है यहां पे। अब सॉल्यूशन में सरफेस में दोनों चीजें हैं, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ठीक है? देयरबाय द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाएगा। प्योर सॉल्वेंट में तो पूरा का पूरा अक्खा राज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का ही था सरफेस में, बट सॉल्यूट डालने से, सॉल्यूशन बनाने से कुछ पार्ट सरफेस का सॉल्यूट ने भी ले लिया है, ठीक है? तो उसका सरफेस रिड्यूस हो गया। किसका सरफेस? सॉल्वेंट का, ठीक है? कॉन्सिक्वेंटली होगा क्या? द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज रिड्यूस्ड। अब जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही सरफेस में कम है, तो उसका वेपर भी कम बन के ऊपर जाएगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है? और अल्टीमेटली वेपर प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। इसी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये कितना डिक्रीज होगा, किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट डालूंगा उतना ज्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस में और जगह लेना चालू करेगा ना आपका सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? तो कितना डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्यूट क्वांटिटी कितना लिया है अपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। अगर मैंने 1 चम्मच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, आपने 2 चम्मच डाला ना, तो आपका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, मेरा वेपर प्रेशर आपसे ज्यादा रहेगा। समझ गए? ठीक है, तो इसी को अपन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग जो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट होगा ना, अब वो आप लोग देखना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राउल्स लॉ, अपन ने वहां पे दोनों कंपोनेंट के लिखा ना, P1 P2, और यहाँ पे क्या P1 P2 आएगा? नहीं, क्योंकि एक कंपोनेंट तो आपका नॉन वोलेटाइल है, तो उसके कारण तो प्रेशर होगा ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, दैट इज P1 बस। तो ये 2 स्लाइड आप लोग लास्ट की देखना। समझ में आ रहा है वंशिका एंड अक्षिता? यस सर। राउल्स लॉ दोनों के लिए लिख रहे हैं, लिक्विड लिक्विड के लिए अपन पढ़ चुके हैं, उसका ग्राफ भी देखा हमने, P1 P2 टोटल निकाला। बट यहाँ पे टोटल का मतलब सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूट का कोई रोल ही नहीं है वेपर प्रेशर में। क्यों? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो वेपर बनेगा ही नहीं, और वेपर नहीं बनेगा तो काहे का वेपर प्रेशर। समझ गए? तो ये 2 स्लाइड्स आप लोग देखेंगे, मैं ये नोट्स अभी शेयर कर देता हूं ग्रुप में, तो एक बार इसको देखिएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है, एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ अक्षिता, अच्छा चली गई। हाँ बोलो वंशिका। सर, जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिया था उसका सेकंड वाले में डाउट है। सेकंड वाले में डाउट है, तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में करें क्या?